डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका कोणार्क के ई लर्निंग प्रोग्राम में। और जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूं, क्योंकि अब रीट का हलचल भी बहुत तेज़ हो गई है और बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि इंग्लिश का सिलेबस आ नहीं रहा है, तो व्यस्तता के कारण हम इंग्लिश डाल नहीं पाए थे और आज से आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो हेडिंग है बोर्ड पे, हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेज 1 में ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, लैंग्वेज 2 में लिटरेरी पोर्शन ज़्यादा है। तो आप जब भी कोई टॉपिक को पढ़ें तो ध्यान से ऊपर ज़रूर देख लें रीड इंग्लिश। आई एम स्टार्टिंग विद लैंग्वेज 2 एक्चुअली। टॉपिक भी ज़रूर देख लें, जैसे लैंग्वेज 2 में 6 टॉपिक है एक्चुअली। तो कौन सा टॉपिक में नंबर कौन सा लगा रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे तो कन्फ्यूजन कम रहेगा। स्टार्ट करो उससे पहले ये बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये टॉपिक नंबर 2 है, जिसमें हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। अब कई बार बच्चा क्या है कि सिर्फ पोएटिक डिवाइस नाम याद करके जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना अपने को कि पोएटिक डिवाइस भी वही है, लिटरेरी डिवाइस भी वही है और फिगर्स ऑफ स्पीच भी इन्हीं को कहते हैं। देखिए बच्चों, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा आते हैं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में हमारे पास पढ़ने के लिए जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अजोनेंस और राइम स्कीम है। ये पेपर 2 यानी लैंग्वेज 2 के टॉपिक्स हैं और लैंग्वेज 2 में भी स्पेशली ये टॉपिक नंबर 2 है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। टॉपिक नंबर 2 पे दिया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक में आपका लिंकिंग डिवाइसेस है और इन्फरेंस वगैरह है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसको मैं बाद में लूंगा। तो सबसे पहले बस स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 से, जिसमें ये 5 चीजें हमें लेनी पड़ेगी। बच्चों, इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आप जब इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये लिखा मिलेगा, अनसीन पोयम। जनरली ये पांचों जो टॉपिक हैं वो इस पोयम के अंदर से एग्जाम्पल लेते हुए आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये पर्टिकुलर लाइन में जो है वो इनमें 5 में से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। आपकी सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जब सिलेबस दे दिया जाता है तो सिलेबस का मतलब ये होता है कि ये 5 टॉपिक ही आपको इसके अंदर से पूछे जाएंगे। मान लीजिए वो रिपीटेशन पूछ लेता है, पन पूछ लेता है, हाइपरबोली पूछ लेता है, ठीक है, या कोई दूसरी पोएटिक डिवाइस भी पूछ लेता है तो वो आउट ऑफ कोर्स माना जाएगा, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। इस बारे में आप निश्चिंत रहें। तो आपको स्टिक करना सिलेबस से और ये 5 के बारे में ही आपको पूरी जानकारी लेनी है। वो 5 भी जनरली तो क्वेश्चंस है वो अनसीन पोएम के अंदर से लाइंस को उठाते हुए उसके अंदर से पूछा जाएगा कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइस कौन सी है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाते हुए वो बिना पोएम के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इन 5 के बारे में पूछ सकते हैं। छठा पोएटिक डिवाइस आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में है। तो जब सिलेबस में है तो कोई जरूरत नहीं कि वो अनसीन पोएम से निकाल के पूछे। आपको जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल देके कि इसमें कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, या एक डिवाइस का नाम देके 4 लाइनें दी जा सकती है और उसमें पूछा जा सकता है ABCD में से कि इनमें से सिमिली किस में यूज की गई है, मेटाफर किस में है, एजोनेंस किस में है, या एलिट्रेशन किस में, या राइमिंग स्कीम इसकी क्या है। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है और इफ दे आस्क एनीथिंग आउट ऑफ द सिलेबस it surely will be deleted from the paper, that I can guarantee you. Okay my dear students, so without wasting your time I directly come to the very first point, that is simile. First point is simile. अब सिमिली की डेफिनेशंस को आपको पैराग्राफ के हिसाब से नहीं पढ़ना, आप इसको पॉइंट्स में बनाइए पहले कि हमारे क्वेश्चंस या ऑप्शंस कितना डेवलप किए जा सकते हैं एक ही टॉपिक में से। तो सिमिली क्या होती है सबसे पहले हम देखते हैं। तो सिमिली में अगर हम पॉइंट बनाते जाएं तो पॉइंट नंबर ए, ओके, सिमिली इज अ कंपैरिजन। ठीक है, सिमिली की 5 विशेषता या 4 विशेषताएं दी जा सकती है, इनमें से सिमिली की विशेषता कौन सी नहीं है, या 4 एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, इनमें से कौन सा सिमिली का एग्जाम्पल है अथवा सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप क्या है कि थोड़ा लेफ्ट और राइट भी देखिए, आप केवल
एक ही लाइन पे नहीं चल सकते कि हमें बस पोएम याद करनी है और पोएम में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आपका जो विजन है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। सबसे पहले सिमिली की विशेषता है कि ये कंपैरिजन है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इट इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में है? ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टू कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता है कि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है, लेकिन उसमें क्या होता है, हैविंग वन क्वालिटी इन कॉमन। तो यह ध्यान देने की वाली बात यह है कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इन वर्ड्स को। देखिए ये कंपैरिजन है, ये 100% कंपैरिजन है। किसके बीच में कंपैरिजन है? दो चीजों के बीच में, लेकिन वो दो चीजें कंप्लीटली डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा रही है तो वो सिमिली में नहीं आएगा। एक व्यक्ति की तुलना स्टोन से की जा रही है, एक व्यक्ति की तुलना एनिमल से की जा रही है, और या अदर किसी भी क्रीचर से की जा रही है, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। और इन दो चीजों में एक कोई क्वालिटी वो क्या होगी? कॉमन होगी। और नेक्स्ट है कि इसको शो करने के लिए, ठीक है, जो वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे कि सिमिली का एग्जाम्पल है कि नहीं है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका लाइक, ओके, दूसरा है आपका एज, और तीसरा है आपका एज और एज, ठीक है। और सो और एज को भी माना जा सकता है अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है कहीं, तो सो और एज। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की, ओके। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिमिली और नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिमिली। ये चारों है। मान लीजिए मैं यहां पे एक और लिख देता हूं, ठीक है, कि कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग्स या सेम ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पहले आया भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 5 विशेषताएं लिखी है तो इसमें से ये नहीं है, एक ये डाल करके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ कम टू द कीवर्ड्स। इफ देयर इज दिस वर्ड इन द लाइन, दिस वन, और ये कंजंक्शन कहीं लग रहा है या फिर ये लग रहा है, तो आपको पता लगना चाहिए कि वो सिमिली है, ओके। जो कॉमन एग्जाम्पल हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, जैसे एज हॉट एज सन है, एज कूल एज मून है, एज क्लियर एज क्रिस्टल है, ओके, एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर है, ये कई सारे कॉमन एग्जाम्पल्स है जो हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए शी dances like a peacock। एक बहुत बड़ी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको और इस लाइक के बाद आपको दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों के बीच में एक कंपैरिजन यहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, किसके माध्यम से? लाइक के माध्यम से। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, ओके। सेकंड, he fought like a lion in the battle। अगेन इसमें देखिए आप 1 ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट, ओके। या फिर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, शी इज ब्यूटिफुल लाइक हर सिस्टर।
तो मैंने कहा था दूसरा तरीका एग्जाम्पल देने का इस तरह से हो सकता है कि यस दे हैव टेकन टू ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये ले रखा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले रखा है, लेकिन बच्चों ये सिमिली नहीं है। इस स्थिति में इसे हम कंपैरिजन कहेंगे, सिर्फ कंपैरिजन। कंपैरिजन इसलिए क्योंकि हमने शी को कंपेयर किया है किससे, हर सिस्टर से। तो सिस्टर और शी दोनों ह्यूमन हैं, इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होने के कारण इस सिमिली की कंडीशन को फुलफिल एग्जाम्पल ये नहीं करता है, इस वजह से ये सिमिली नहीं होकर के कंपैरिजन है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल सिमिली है, सेकंड एग्जाम्पल आपका सिमिली है, ओके, और थर्ड एग्जाम्पल आपका कंपैरिजन है। एंड वन मोर एग्जाम्पल इफ आई राइट, ओके, राहुल is as hard as a stone. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यहां पे हमने फिर से दो क्या नाम है ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। सो इफ यू सी दिस एग्जाम्पल केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। बच्चों आप तभी पहचान पाएंगे पोएटिक डिवाइस को जब आप ऑब्जेक्ट्स को ठीक से पहचानेंगे, क्योंकि अभी हम मेटाफर लेने वाले, अभी हम पर्सोनिफिकेशन लेने वाले, ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक जैसे दिखेंगे, ओके, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे इनमें, लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके बीच में किस कीवर्ड का यूज किया गया है, आप ऑब्जेक्ट को पहचान पा रहे कि नहीं पा रहे, उस बेसिस पे आप क्लियर आंसर दे पाएंगे। अगेन सी, एक ऑब्जेक्ट, ओके, दो ऑब्जेक्ट, और यहां पे एज और एज का प्रयोग किया गया है। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा क्या हुआ, सिमिली का हुआ। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, ऑनलाइन आपको बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो आपको क्वेश्चंस पे रहेगा, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न पे, पोएम पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें से क्वेश्चंस पेपर बना करके आपको ऑनलाइन या लेसन के माध्यम से जैसे भी है, पुष्कर सर आपको जैसे भी प्रोवाइड कराते हैं वो करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस पे रहेगा, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। ओके माय डियर्स, सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, टेक्निकल टीम जो इसको जरा पॉज कर दीजिए, मैं सेकंड टॉपिक लेता हूँ फिर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है हमारा मेटाफर। इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना। हमने सिमिली की डेफिनेशन को देखा था कि इट इज़ a comparison between two different things having one quality in common, and the words which are used like है, as है, so as है, वो सारे उसमें यूज किए जाते हैं, और दो सेम चीजों के बीच में कभी भी कंपैरिजन को हम सिमिली नहीं कह सकते। ओके, मेटाफर को अगर हम बात करें तो इसका जो पहली क्वालिटी है, कई बार ये बताते नहीं आप लोगों को टीचर, ये एक्सटेंडेड सिमिली ही है। सिमिली का विस्तृत रूप ही मेटाफर है। ऑफ कोर्स कंपैरिजन होता है इसमें, इसलिए कभी भी क्वालिटी वाइज की निम्न में से कौन सी विशेषता मेटाफर की है अथवा नहीं है, तो ऐसे आपको फ्रेजेस बड़े हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंडेड सिमिली है, सिमिली का विस्तृत रूप ही है। बी, यस इट इज ऑल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब कोई पूछे कि क्या मेटाफर सिमिली हो सकता है? यस, 100% सिमिली है, और इस चीज पे आप कभी ध्यान नहीं देते, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज एन इंप्लाइड सिमिली। देखिए कुछ शब्द यहां पे यूज किए गए जिन पे आपको ध्यान देना है। कई बार हम थ्योरेटिकल चीजों को छोड़ के सीधे पोएम पे हम ढूंढने लग जाते हैं कि डिवाइसेस कौन सी है अथवा नहीं है। एक वर्ड यहां एक्सटेंडेड लिखा हुआ, एक्सटेंडेड यानी कि विस्तृत। तो ये सिमिली का ही विस्तृत रूप है। अभी सिमिली से एक स्टेप जाते हैं, उसे मेटाफर आएगा। दूसरी चीज यहां लिखी हुई है, ये एक इंप्लाइड सिमिली है, और इंप्लाइड का मतलब है फोर्स्ड, और इसका सीधा सा हिंदी का अर्थ है थोपना। और किसको थोपा जाता है? अब यहां पे मेटाफर और सिमिली की बात करें तो एक गुण को दूसरे के ऊपर, ठीक है, आरोपित कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है।
तो इस वजह से इसे इंप्लाइड सिमिली कहते हैं। और चौथा जो है कि सिमिली से डिफरेंट कैसे है, सिमिली होते हुए भी डिफरेंट कैसे है, कि वर्ड्स जो है, वर्ड्स लाइक एज और सो और एज, ठीक है, आर नॉट यूज्ड। मेटाफर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप सिमिली के एग्जाम्पल्स में से इन शब्दों को निकाल दीजिए, वो आपका मेटाफर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी दो ऑब्जेक्ट को एक ही मान लिया जाता है। ओके, उदाहरण के लिए अगर हम पिछले एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल उठाते हैं, सो मैंने कहा था राहुल इज एज हार्ड एज स्टोन, उसी को आप मेटाफर बना सकते हैं, राहुल इज अ स्टोन। पहचानने के लिए आपको फिर वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए। हमेशा इन एग्जाम्पल्स में आपके दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। बच्चों में बीच में ये बता देता हूं कि सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, अगर कोई पूछे कि इनका आधार क्या है, ठीक है, तो इनका आधार है सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए निम्न में से पर्सोनिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है, ठीक है, उसमें आ गया आपका साउंड, उसमें आ गया आपका राइम, उसमें आ गया आपका सिमिलैरिटी और उसमें आ गया आपका डिफरेंस। ये चार ऑप्शन दे दिए कि पर्सोनिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है, या मेटाफर का मुख्य आधार क्या है, या सिमिली का मुख्य आधार क्या है। इन सभी का आधार सिमिलैरिटी अथवा सेमनेस। क्लियर? अभी हमने पोएम लिखी ही नहीं है, उससे पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। ओके, सो वी हैव रिटन एन एग्जांपल हियर, राहुल इज अ स्टोन। अगेन सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। हमने लाइक, एज सो एज वाले वर्ड बीच में से निकाल दिए हैं और ये हमारा एग्जाम्पल बन गया है मेटाफर का। दूसरा एग्जाम्पल सिमिली से ही उठाते हैं अपन कि ही was a lion in the battle। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा और बीच में कहीं लाइक का यूज नहीं किया गया, नहीं, इसे लॉयन ही बता दिया गया। अगेन टू ऑब्जेक्ट्स। एक स्टेप आगे जाते हुए बच्चों और आपको एक चीज बताता हूं, ये एग्जाम्पल देके मान लो ये भी पूछ ले, ठीक है, कि इसमें कौन से दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया गया है। ठीक है, ही और लॉयन को, ही और बैटल को, लॉयन और बैटल को, या ही और बैटल को। क्वेश्चन है, कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको दो ऑब्जेक्ट जिनमें सिमिलैरिटी बताई गई है वो भी लाइन से पिक करने आने चाहिए, तब आपका नॉलेज कंप्लीट है। सो ही और लॉयन यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल्स बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, लाइक मिनिस्टर्स आर पिलर्स ऑफ स्टेट। चलिए आप ये बताइए कि इसमें कौन से दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया गया है। तो आप सही आंसर ये है कि मिनिस्टर्स और स्टेट को किया गया है। नहीं, इसमें किया गया मिनिस्टर्स और पिलर्स को। ओके, इनको पिलर ही बता दिया गया है। सो वन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, ये आपका मेटाफर है। मेटाफर की आप इसको पॉज करके मेटाफर की सारी विशेषताएं भी ठीक से दे सकते हैं। विशेषता के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सीधा इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, निम्न में से सिमिलैरिटी के आधार पर कौन सी पोएटिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं। आपको दे दिया एजोनेंस, दे दिया राइम, दे दिया पर्सोनिफिकेशन, दे दिया और रिपीटेशन दे दिया। ओके, अब आप रिपीटेशन से तो कंफ्यूज हो जाओगे, यार कोर्स में नहीं आया कैसे, तो छोड़ दीजिए। जो कोर्स में है नहीं वो ना आंसर देना है उसका
ओके ना वो पूछा जाएगा वैसे तो। लेकिन इन तीन की बात करें तो इसमें से पर्सोनिफिकेशन बेस्ड है सिमिलैरिटी पे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ठीक है, मेटाफर बेस्ड है, साउंड पे बेस्ड है, डिफरेंस पे बेस्ड है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, ठीक है, या राइम पे बेस्ड है, तो आपको इस तरह से भी आंसर देना चाहिए, ये सिमिलैरिटी अथवा सेमनेस पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफर, इनमें से मेटाफर की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या मेटाफर एक सिमिली है, ठीक है, क्या मेटाफर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, क्या मेटाफर एक फोर्सफुल सिमिली है, क्या मेटाफर में लाइक और एज जैसे वर्ड इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं? तो ये मैंने चारों जो कही वो मेटाफर की क्वालिटी है, लेकिन इनमें से एक भी अगर वो दूसरे ढंग से दे दे कि मेटाफर वो डिवाइस है या विधा है जहां पे लाइक का प्रयोग किया जाता है, रॉन्ग हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत है और चूज करना है। वो कहता है कि मेटाफर सिमिली नहीं है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि मेटाफर सिमिली ही है, ठीक है, लेकिन मेटाफर एक इंप्लाइड यानी फोर्सफुल सिमिली है जहां पे एक के गुण दूसरे पे आरोपित किए करके दोनों को एक ही बना दिया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर, ओके, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये कहें कि एक मेटाफर का एग्जांपल दे दिया आपको, लाइक दिस वन, मिनिस्टर्स आर पिलर्स ऑफ स्टेट, अब वो कहे कि इसको हमें सिमिली में बदलना है, ठीक है, पहला उसने लिखा मिनिस्टर्स आर नॉट पिलर्स ऑफ स्टेट, ये सिमिली नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर्स आर लाइक पिलर्स ऑफ स्टेट, ऑफ कोर्स ये सिमिली है। तो ऐसा पूछा जा सकता है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ठीक है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, केवल एक सत्य है, केवल दूसरा सत्य है। भैया आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस फ्रेम ज्यादा कर रहा हूं डिटेल में, ये चीज आप पढ़ कहीं भी सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द टीचर आस्क्स यू क्वेश्चंस व्हाइल टीचिंग द पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीजेस इन अ बेटर वे। Okay, my dear students, this was our second topic, which was metaphor. Now we come to the third one. Yes, so we shift towards our third topic, which is personification. Okay, again, two objects are involved. अब एक चीज तीनों में से जो कॉमन निकल के आती है, जहां अब हम बात करते हैं सिमिली की, मेटाफर की, पर्सोनिफिकेशन की, इन सब में दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, ओके, दो 99% दो होंगे, देयर कैन बी मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स, बट जनरली देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो एक कॉमन अगर इनके बीच में गुण देखा जाए, पूछ ले मान लीजिए सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन में निम्न में से कौन सा एक गुण कॉमन होता है, तो इन सब में 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। दूसरा कौन सा गुण कॉमन होता है, ठीक है, ये तीनों ही बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी है, ये समानता पे आधारित है, तीनों ही डिवाइसेस, 2 वस्तुओं के बीच में समानता दिखा जाएगी। अब स्पेसिफिकली हम पर्सोनिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या होता है ये पर्सोनिफिकेशन, क्या होता है बच्चों? व्हेन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज और इमोशंस, जब मानवीय गुण, ओके, विशेषताएं, मानवीय विशेषताएं, ठीक है, आर एसोसिएटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों ध्यान से देखना, अभी कांस्टेबल के पेपर में बहुत सारे टीचर्स शिकायत कर रहे थे, ऑनलाइन शिकायत, फेसबुक पे शिकायतें डाल रहे थे कि वहां से क्वेश्चन नहीं किया गया, यहाँ से नहीं किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, जीके इज जीके, एक्चुअली देयर इज नो लिमिट ऑफ जीके और देयर इज नो सिलेबस ऑफ जीके, आई टेल यू,
Okay, and after the exam, if the questions according to RPSC is correct, you cannot file any kind of objection there. तो हम क्या करें कि किसी चीज को अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे छोड़ना है तो ठीक है छोड़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो 100% पढ़ के जाना है। ओके, बाकी लोग आपको ये बताते हैं कि ये पोयम है, इसमें से ये खैर ये तो मैं भी बताऊंगा ये, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग एक्चुअली। बट बिफोर दैट अगर थ्योरेटिकली कहीं से क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे? अभी बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी समझ नहीं आया, या मैंने इससे पहले जो मेटाफर लिया था उसमें आपको एक्सटेंडेड का मीनिंग समझ में नहीं आया, आपको इम्प्लाइड का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें पॉज करके ध्यान से आपको देखना है। विशेषताएं पूरी तरह से आपको कंठस्थ होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन के रॉन्ग होने का कोई चांस ही न बने। फिर से मैं बताता हूँ, 2 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, वो चाहे पर्सोनिफिकेशन हो, मेटाफर हो, सिमिली हो, 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे उसमें। ये तीनों की तीनों समानता के ऊपर आधारित हमारे डिवाइसेज हैं। अगली बात करें, केवल पर्सोनिफिकेशन पे आ रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन एट्रीब्यूट्स या गुण या इमोशंस, इमोशन आप समझते होंगे जिन्हें हम भावनाएं कहते हैं, क्वालिटीज गुण हैं, एट्रीब्यूट्स को भी गुण ही कहते हैं। तो इन तीनों को क्या किया जाता है कि किसी ऐसी वस्तु के साथ जो नॉन लिविंग है, ठीक है, मैं इन एनिमल्स भी कह सकता हूं कि क्यों एनिमल भी व्यक्ति तो नहीं होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो भाववाचक चीजें हैं, उदाहरण देके भी मैं आपको क्लियर करूंगा, उनके साथ जोड़ दी जाए। ठीक है, जैसे चांद ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया, तो चांद जो है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके कोई घूंघट नहीं होता है, लेकिन कल्पना है, कविता ही अपने आप में कल्पना है। ऐसा एक उदाहरण आ जाए, मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, द मून वेल्ड हर फेस। वेल का मतलब ही घूंघट निकालना होता है बच्चों। इसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो ऑब्जेक्ट दिया गया है सबसे पहले उसे फाइंड आउट करो। ओके, यहां पे मून दिया गया है, अब इसमें आप अप्लाई करके देखो कि यार सिमिली आता है कि नहीं आता। तो लाइक, एज और एसओएस ये तो है ही नहीं, इसमें तो आएगा ही नहीं। दूसरी बात, क्या यहाँ पे 2 चीजों के बीच में कहीं सिमिलैरिटी बताई गई है? नहीं बताई गई है, तो सिमिली और मेटाफर तो हो ही नहीं सकता। आगे चल के हम जब क्रिया पे आते हैं यानी वर्ब पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सोनिफिकेशन का। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है? कि ये वर्ब यानी ये क्रिया ही आपको बताएगी कि ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है या ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये मानवीय गुण है। और वो मानवीय गुण हमने जोड़ दिया किससे? मून से। ओके, ऐसा होते ही ये पर्सोनिफिकेशन की श्रेणी में आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कि मून और फेस को कहीं कंपेयर करने लग जाए और देखें लाइक नहीं लिखा हुआ इसलिए मेटाफर हो सकता है, नहीं। इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका जो लिखा लगेगी, वो जो निभाएगा, वो है आपकी क्रिया। यानी ये क्रिया आपको बताएगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कोई न कोई ह्यूमन इमोशन या क्वालिटी को लेकर के चल रहा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, इवन द स्टोन्स cried seeing that। फिर से देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन ऑब्जेक्ट यहां पे स्टोन्स, और उसके साथ क्रिया कौन सी लगी हुई बच्चों, यानी क्राइड। ये रो नहीं सकते, लेकिन यहां पे इसको बताया गया, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये बताया गया क्राइड। इट मीन्स ये आपका एग्जाम्पल से पर्सोनिफिकेशन को, हर एक डिवाइस को देखने का बहुत ही आपके पास क्या कहते हैं उसे, आजमाया हुआ तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट को पहचानें, दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको भी पहचानें। दोनों ऑब्जेक्ट लाइक के साथ दिए सिमिली हो जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट बिना लाइक के दिए सिमिली हो जाएगा अगर कंपैरिजन दिखाया गया। और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद ऐसी कोई क्रिया आ रही है जो आपको लगता है कि अरे दिस एक्शन इज एसोसिएटेड जनरली विद ह्यूमन बीइंग्स, ओके, या इमोशन ये तो व्यक्तियों के साथ ही लगता है, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। लाइक द लाइटनिंग डांस्ड इन द स्काई, या फिर
द फ्लावर्स वर डांसिंग gleefully. ओके, अब लाइटनिंग यानी बिजली, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। सीधा क्रिया पे आइए, क्रिया आपको लग रही है कि डांस बिजली कर नहीं सकती, फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे एक डांस क्रिया यूज की गई है। तो हर बार जब आप पर्सोनिफिकेशन को पहचानने जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रियाएं हैं इन ऑब्जेक्ट्स का जैसे ही लगेगी वो पर्सोनिफिकेशन होएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ इस चीज को ध्यान से देखना, इस पॉइंट को, अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को अपन ही या शी से या किसी भी पर्सनल प्रोनाउन से इंडिकेट करते हैं, उसको किसी पर्सनल प्रोनाउन से ही इंडिकेट कर दिया, जनरली हम मून के लिए शी का यूज करते हैं। ओके, बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होगी, वहां पे एनिमल फिगर्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? ही अथवा शी का यूज करते हैं। ऐसा उदाहरण आने पर भी वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, चाहे अन्य कोई गुण उसके साथ जोड़ा जाए अथवा न जोड़ा जाए। इज दैट क्लियर? ओके, ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। यस डियर, तो आते हैं फोर्थ वाले पे, जो है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि एजोनेंस इज अ साउंड वॉवल साउंड, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड कह सकते हैं। ठीक है, इन टू और मोर वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन। अब ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि मान ली डिफरेंट लाइन में कोई वॉवल एक शब्द में रिपीट हो रहा है तो उसे एजोनेंस नहीं कहेंगे, ठीक है, वो राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक लाइन में कोई दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं जिनके अंदर वॉवल साउंड से वो रिपीट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एजोनेंस। तो पहली विशेषता तो ये हुई। दूसरी विशेषता, जनरली ओके, डिफ्थोंग्स आर रिपीटेड। जनरली जो रिपीट किया जाता है वो डिफ्थोंग किया जाता है। अब डिफ्थोंग क्या होता है ये समझ लेते हैं, आगे फोनेटिक्स में हम पढ़ेंगे भी मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग्स क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने दो वर्ड लिखे, ग्ली और फ्ली। अब आपको यहां पे दो वॉवेल तो दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये डिफ्थोंग नहीं है, क्योंकि जब इसे हम फोनेटिक में ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर के ये सिंगल आई बन जाता है, ई बन जाता है। उसी तरह से यहां पे भी ये बन जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे दो वर्ड लें, लाइक ग्लाइड और शाइन, अब यहां वॉवेल तो एक दिख रहा है, लेकिन जब इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ये फिर इस आई को हमें यूं लिखना पड़ेगा। तो 1 2 1 2। इट मीन्स कि कई बार जो दो वॉवेल दिखते हैं वो डिफ्थोंग नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट करने पे वो सिंगल वॉवेल में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार एक वॉवेल दिख रहा है, वो हो सकता है डिफ्थोंग हो, क्योंकि उसके जो साउंड है वो एक वॉवेल से ग्लाइड करते हुए दूसरे वॉवेल पे जाती है। तो हम जैसे ग्लाइड को देखेंगे तो अगर इसको लिखा जाएगा तो ग्लाइड यूं लिखा जाएगा, और
शाइन जो है वो यूं लिखा जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स अगर साथ में एक ही लाइन में, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं एक साथ आए, एक लाइन में कहीं पे भी आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएंगे, आपके एजोनेंस के एग्जाम्पल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्पाइडर sat by a side. Okay. He wear clear clothes. तो अब हम देखते हैं स्पाइडर। ये जो आई है इसका डिफ्थोंग बनेगा ए आई, यानी कि 2 वोवेल हो गए हमारे पास। ओके, और ये साइड है, इसका भी जो डिफ्थोंग बनेगा वो ए आई बनेगा। इट मीन्स ऐसे सारे वर्ड्स जो एक लाइन में साथ में आते हैं और उसमें आपको डिफ्थोंग का रिपीटेशन दिखता है, तो वो आपका कहलाएगा एजोनेंस। वैसे मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये डिफ्थोंग नहीं दिखाई देता और फिर भी वहां पे एजोनेंस अगर मान लीजिए लागू हो रहा है, तो इस तरह के एग्जाम्पल को आप एजोनेंस कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी रिपीटेशन ऑफ वॉवेल तो है, चाहे डिफ्थोंग ना हो, बट यहां पे रिपीटेशन ऑफ वॉवेल है। ओके माय डियर्स, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि कहीं पे भी अगर 2 वॉवेल रिपीट हो रहे हैं बट एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है, 2 शब्दों में होने चाहिए, और मान लीजिए डिफ्थोंग न है, मोनोफ्थोंग भी है, उसे भी आप एजोनेंस बोल सकते हैं। अब बात आती है कि एजोनेंस और राइमिंग स्कीम ये किस पर आधारित है। इनके भी तो बेसिस होते हैं, जिसके इसको अपन ने लिया था, ये सिमिलरिटी बेस्ड है। कुछ ऐसे होते हैं जो साउंड बेस्ड होते हैं। ओके, तो ये जो दोनों हैं इनका बेसिस क्या है बच्चों, साउंड। और अगर स्पेसिफिकली कहना है तो इसका बेसिस है आपका एजोनेंस, वॉवल साउंड, आई एम सॉरी, कौन सा साउंड है, वॉवल साउंड है। ओके, और राइमिंग जो है ये आपके फाइनल साउंड्स जो है, यानी एट द एंड ऑफ द लाइन, ये आपका कहलाएगा राइम, जो हम इसके बाद लेंगे ये टॉपिक। ओके, तो ये आपका एजोनेंस हो गया। ध्यान रखना रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड होना चाहिए, ठीक है, और एक सिंगल लाइन में ही वर्ड्स होने चाहिए। दूसरी बात, जनरली ये डिफ्थोंग्स होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, और डिफ्थोंग्स आपको ना भी मिले और फाइनली आपको कोई अगर उसमें नज़र नहीं आ रही है, क्या कहते हैं, जो डिवाइस, और कई बार ऐसा भी होता है एक लाइन में एक से ज़्यादा डिवाइस भी हो सकती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आरपीएस से अगर ये भूल जाती है कि एक लाइन में एक से ज्यादा डिवाइस है, ओके, तो और वो उसमें ऑप्शन नहीं आता है, तो हो सकता है वैसे क्वेश्चंस डिलीट हो जाए, या फिर जो एक दे रखी है वो आपने राइट लिख दी और वो उसमें है भी, तब भी आपका क्वेश्चन राइट होएगा। ओके, जैसे द वाइन वॉज शाइनिंग, ओके, लाइक फायर। अब देखिए यहां पे 2 डिवाइसेस है इसमें। अब उसने ABCD करके दिया, ओके, A सिमिली दे दिया, B मेटाफर दे दिया, C पर्सोनिफिकेशन दे दिया और D राइम दे दिया। तो क्योंकि यहां पे लाइक है और आपका ध्यान पहले आई और आई पे चला गया कि यार ये तो अपना क्या कहते हैं एजोनेंस है। ऑफकोर्स एजोनेंस है, लेकिन एजोनेंस यहां दे नहीं रखा है। उस स्थिति में आप सिमिली करेंगे, ये करेक्ट होगा। उस स्थिति में आप पर्सोनिफिकेशन करके आ गए, ठीक है, और आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो कि नहीं नहीं इसमें तो सिमिली के अलावा एक और था वो लिखा ही नहीं, और पर्सोनिफिकेशन हमारा गलत कैसे किया, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इसको क्या करते हैं डिलीट किया जाए। ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक तो है। दूसरा तरीका,
इसमें लिख दिया सिमिली, इसमें लिख दिया एजोनेंस, इसमें लिख दिया बोथ, और इसमें लिख दिया नन। आप जल्दबाजी में, ठीक है, एक ही देख आइडेंटिफाई कर पाए और आप जल्दबाजी में एजोनेंस करके आ गए। एजोनेंस गलत नहीं है एजोनेंस दे रखा है, लेकिन आपने ये पढ़ा ही नहीं कि यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, इसमें सिमिली भी है, इसमें एजोनेंस भी है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज यही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहां पे कितना काम करता है। ओके माय डियर्स, सो देयर इज सिमिली, देयर इज एजोनेंस एज वेल इन दिस, सो द राइट आंसर विल बी बोथ। कई बार इसका उल्टा होता है, ठीक है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिख दिया और यहाँ पे मेटाफर लिख दिया, यहाँ पे बोथ है, यहाँ पे नन है, और ये तीनों ही, यहाँ पे ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो बोथ तो हो ही नहीं सकता, और इसलिए फिर आपका नन का आंसर कर। ऐसा नहीं कि मतलब नन हो ही नहीं सकता कहीं पे, किसी क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस, इफ you know in one question they have given none as an option, it means you have to consider it very seriously कि नन भी कहीं पे हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। ध्यान रखना, कई बार बोथ और नन देकर भी एक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बोथ और नन दिए तो हर बार ये दोनों लागू होंगे वहां पे। सो इट्स अ वे ऑफ आरपीएससी टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू चेक योर मेंटल अवेयरनेस एक्चुअली। तो एग्जाम जो है वो नॉलेज से ज़्यादा आपका मेंटल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस करेंगे, आई होप। ओके, सो वी फिनिश आवर एजोनेंस, नाउ आई कम टू लास्ट डिवाइस विच इज राइम। सो वी कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ poetic devices. Okay, I ask you a question. How many of these are based on similarity? 3. Simile, metaphor, personification. How many of these are based on sound? Okay, 2. Assonance and rhyming scheme. But there is a difference. Metaphor simile हो सकता है, लेकिन rhyme assonance नहीं हो सकता। लेकिन राइम और एजोनेंस में समानता है कि ये दोनों एक जैसी किस बेस पे हो सकती है, ये दोनों साउंड पे बेस्ड हैं, ये इनके अंदर एक समानता है। ओके, नाउ सी व्हाट इज राइम। फिफ्थ, राइम। राइम की डेफिनेशन ये है कि इट इज सिमिलर साउंड्स of ending words of each line. ओके, अब ये ध्यान रखना है कि सेम तरह के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कहां पे होते हैं, ये एंडिंग वर्ड्स में होते हैं। मान लीजिए आपकी ये लाइन चल रही है, ये एक वर्ड आया, सेकंड लाइन वन मोर वर्ड, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। आपको अगर कोई राइम देखने के लिए बोलता है या ये पूछता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव गिवन लाइंस, या मान लीजिए पैसेज या पोएम, तो आपको राइम स्कीम के लिए जो एंडिंग वर्ड से उन्हीं को देखना है, आपको इधर नहीं देखना है। लेकिन एजोनेंस के लिए आपको अंदर की तरफ देखना पड़ेगा। ये दोनों में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताया है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पोएम लिखते हैं तो पोएम में क्या है कि कई तरह के लाइंस के स्टांजा होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 2 लाइन का स्टांजा है तो वो कपलेट कहलाएगा। एक कविता आपको कपलेट के रूप में दी जा सकती है, 2-2 है गैप, 2-2 है 2-2 है 2 है 2 है, ऐसे दी जा सकती है। कोई आपको 3 लाइन के उसमें दी जाती है जिसे हम टर्सेट कहते हैं, 4 लाइन के उसमें दी जा सकती है जिसे हम क्वार्ट्रेन कहते हैं, 6 लाइन के उसमें दी जा सकती है जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, 8 लाइन के उसमें दी जा सकती है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऑक्टेव दे रखा है तो वो पूरी 8 लाइन का आपको क्या कहते हैं राइमिंग स्कीम पूछ ले। उसमें से ऑक्टेव में मान लीजिए पहले 4 की पूछ लिया, एंडिंग 4 लाइन की पूछ ली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान ये देना है कि मान लीजिए उन्होंने एक आपको सोनेट दे दिया, ठीक है, सोनेट दे दिया, उसमें पहले ऑक्टेव लिख दिया उन्होंने, यानी ये 8 लाइन का एक स्टांजा बना दिया और फिर 6 लाइन का एक स्टांजा बना दिया।
अब उसने पूछा कि व्हाट इज द राइमिंग ऑफ फर्स्ट 4 लाइन्स। अब फर्स्ट कोई जरूरी नहीं कि वो आपको ये पूछेगा कि है ना लाइन नंबर 1 2 3 4 इसमें राइमिंग स्कीम बताओ। फर्स्ट 4 लाइन आपको पहचाननी है। इसको और डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ऑक्टेव। अब अगर आपको ऑक्टेव पता ही नहीं है तो आप पोएम भी क्या पहचानोगे, उसमें से ऑक्टेव क्या निकालोगे और उसकी पहली 4 लाइन कौन सी निकालोगे। तो ऑक्टेव में ध्यान ये रखना है कि अगर कोई मान लीजिए सॉनेट दे भी रखा है तो वो ऑक्टेव बिगनिंग में ही आएगा आपका। तो ऑक्टेव ये हुआ यानी कि 8 लाइन का स्टांजा। इसकी पहली 4 लाइन कौन सी है, ये पहली 4 लाइन। अब उसने कह दिया कि व्हाट इज द राइम ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द ऑक्टेव। अब लास्ट 4 लाइन में आप लास्ट यहां से 4 लाइन लोगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप ऑक्टेव उठा ही नहीं रहे हो। आप लास्ट 4 लाइन आपको यहां देखना पड़ेगा, ये लास्ट 4 लाइन ऑक्टेव। इसने ये लिखा कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ सेस्टेट। अब आपको सेस्टेट पहचानना, आप ऐसा नहीं कि शुरू की 6 लाइनें देख करके सेस्टेट निकाल करके उसकी राइम लोगे, ये गलत हो जाएगा। सेस्टेट आपका यहां पे दे रखा है, ये उसने कह दिया कि सेस्टेट की पहली 3 लाइन का राइम क्या है, तो आपके पहले 3 लाइन ये रही। सेस्टेट की आखिरी 3 लाइन का राइम क्या है, ये आखिरी 3 लाइन होगी। इस तरह से आपको पोएम को देखना है। अब मान लीजिए पोएम स्टांजाज में डिवाइड है, ठीक है। कैसे स्टांजा में डिवाइड है, 12 लाइन की पोएम है, 1 2 3 4 गैप, 1 2 3 4 गैप, 1 2 3 4। उसने ये कहा कि व्हाट इज द राइम ऑफ द मिडल 4 लाइन्स। अब आपको फिर ये ध्यान रखना है, या मिडल स्टांजा उसने कह दिया, मिडल स्टांजा या मिडल क्वार्टरेन कह दिया। तो क्वार्टरेन को पहली बात आपको ध्यान से समझ में लेना है कि ये 2 लाइन स्टांजा है, ये आपका 3 लाइन स्टांजा है, ये आपका 4 लाइन स्टांजा है, ये आपका 6 लाइन स्टांजा है और ये आपका 8 लाइन स्टांजा है। इनके नाम ये हैं, ओके। तो जनरल जो राइमिंग निकाली जाती है वो आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। लाइक लाइन नंबर 1 एंडिंग वर्ड आया आपका क्लियर। लाइन नंबर 2 एंडिंग वर्ड आया आपका फियर। लाइन नंबर 3 एंडिंग वर्ड आया आपका ग्रेन। लाइन नंबर 4 एंडिंग वर्ड आया आपका स्ट्रेन। अब जब राइम बोला है तो आपका ध्यान केवल एंडिंग वर्ड्स पे होना चाहिए और इनके साउंड्स को ध्यान से देखना है कि क्लियर और फियर ये दोनों मैच कर रहे हैं। और हमेशा जब आप किसी भी राइम को शुरू करते हैं, पहली लाइन के एंडिंग वर्ड को आप ए अल्फाबेट देंगे, फिर नीचे चलेंगे। ये साउंड अगर इससे मैच कर रहा है तो इसको भी ए देंगे, इस केस में कर रहा है ये। फिर इसके नीचे आएंगे, अगर ये साउंड इससे कर रहा है ए और इससे नहीं कर रहा है तो इसको देखेंगे, अगर ये इससे डिफरेंट है तो, अगर इससे भी नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा आएगा। लेकिन ये ए और ए तो ये दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो पहला चेंज आपका होगा वो होगा बी। और स्ट्रेन ग्रेन से मैच कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा बी। अगर इनको अपन ऊपर नीचे करते हैं, लाइक क्लियर, ग्रेन, ठीक है, फियर और स्ट्रेन, तो अब आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ए तो इसको देंगे ही, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये बी हो गया। ये इससे मैच कर रहा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका तीसरा तरीका और है, लाइक यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे ग्रेन लिखा है, यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है और यहाँ पे आपका लिखा है फियर। तो देखिए अब ये ए हो गया, ये इससे मैच नहीं कर रहा, बी हो गया, ये इससे मैच कर रहा है, ये बी हो गया, और ये इससे मैच कर रहा है, ये ए हो गया। अब ध्यान रखना है कि कभी भी ये राइमिंग स्कीम मान लीजिए ऐसे भी लिखते हैं, ये कई बार ये यूं, जनरली तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये आपके स्लैंटिंग बार्स है जिसके अंदर राइमिंग को रखते हैं। अब उसने पूछा किसी लाइन में कि निम्नलिखित की राइमिंग स्कीम बताइए, ए बी सी और डी। बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों, बहुत ध्यान देने की बात है। और दूसरे में उसने लिख दिया ए बी, तीसरे में इसने लिख दिया ए बी, और चौथे में लिख दिया इसने
ए बी। अब जरा देखिए कि, और या फिर इनको एक जैसा ही लिख देता हूं मैं, ए बी बी, ठीक है। फिर ए बी और बी, और इसमें इसने लिखा ए और बी। अब राइम में तो कोई फर्क ही नहीं है, और उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी राइमिंग स्कीम इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे इस क्वेश्चन को डिलीट कराएंगे, इनमें सब में एक ही दे रखा है, ये आंसर रॉन्ग है। ये आंसर रॉन्ग नहीं है बच्चों, इसमें ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि राइम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी, तो इसमें कैपिटल का यूज नहीं होगा। ओके, 4 लाइन की जगह आपको 6 लाइन भी मिल सकती है। 6 लाइन कैसे? ठीक है, मान लीजिए यहां पेज लिख दिया और यहां केज लिख दिया। अब ये ए बी और क्या हो गया, ये सी। इसको यहां ले लेते हैं और इसको यहां लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी और सी, क्योंकि ये इनमें से किसी से नहीं मिल रहे हैं। तो राइम आपको 2 में पूछी जा सकती है, 3 में हो सकती है, आपके 6 में हो सकती है, 8 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यू रीड आउट द वर्ड्स एंड सी विच एंडिंग साउंड्स आर मैचिंग टुगेदर। वो दोनों वर्ड को आपको एक लेटर देते जाना है। जैसे ही चेंज होता है इससे उसका नेक्स्ट वाला अल्फाबेट आ जाएगा, फिर चेंज होता है नेक्स्ट वाला अल्फाबेट आ जाएगा, और फिर इसे चेक कर लीजिए और इसके साथ उसको मैच कर लीजिए कि ऑप्शन में ये क्लियर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और ऑप्शन में हमेशा ही ध्यान रखना है कि राइमिंग जो है वो आपकी स्मॉल लेटर्स में दी गई हो, स्लैंटिंग में दी गई हो। अगर मान लीजिए स्मॉल में भी दे रखी हो और स्लैंटिंग नहीं है, तब भी आप स्लैंटिंग वाला ही करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि राइमिंग लिखने का तरीका ये है। वैसे बिना इसके भी ज़्यादातर एग्जाम में तो बिना इसके ही पूछा जाता है, तो आप ए बी ये जो, लेकिन स्मॉल लेटर्स का बहुत आपको ध्यान रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। लेकिन हमने इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 2 है और लैंग्वेज नंबर 2 का है। जब भी आप पढ़ें तो ध्यान रखें ऊपर टॉपिक क्या लिखा हुआ है और टॉपिक कौन सा ले रहे हैं। सिलेबस को सामने रख के अपनी पढ़ाई करें, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और आगे हम और मिलते रहेंगे पेपर्स के साथ। ओके माय डियर्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।